वैभव भाई कैसे हो? बस ठीक ठाक सर। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। पिछली बार जब बात की थी तो पाकिस्तान के इतने बुरे हाल नहीं थे जितने आज हैं। हम्म। आज ऐसा लग रहा है कि सबसे कमज़ोर समय से अपने गुजर रहा है। आज ही पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। क्या हो रहा है नहीं तो मतलब हर न्यूज़ क्या है? न्यूज़ तो यही है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नहीं, है। पाकिस्तान मतलब पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये न्यूज़ नहीं है ना। मतलब न्यूज़ क्या है? हाँ, न्यूज़ ये होती ना कि आज पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, ये न्यूज़ हो सकती थी। लेकिन मतलब मस्जिद के अंदर हुआ है, ये न्यूज़ अच्छा, है। मस्जिद के अंदर, वहाँ मस्जिदों में ही ब्लास्ट होते हैं ना। हाँ। वहाँ पे ज़्यादातर ब्लास्ट तो मस्जिदों में ही होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यार इस बार शियाओं की मस्जिद में नहीं हुआ तो सुन्नियों की मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, तो हम्म। वो मेरे लिए न्यूज़ होती कि हाँ यार ये भी है कि शियाओं के मस्जिद में या हज़ाराज की मस्जिद में नहीं हुए, सुन्नियों की मस्जिद में कैसे ब्लास्ट हो गया। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी, देखिए पेशावर की आप बात कर रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा एक राज्य है पाकिस्तान का, उसकी कैपिटल है वो, राजधानी है। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 1 साल से कितने ब्लास्ट हुए हैं वो खुद पाकिस्तान में, जो पंजाब में, सिंध में यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको नहीं पता, क्योंकि वहाँ मीडिया में उसको कवरेज नहीं मिलती। हम्म। मैटर नहीं करता ना, अनटिल अनलेस कि यू आर अ पंजाबी, आप जिंदा हैं या आप किसी ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं या आप गायब हो गए हैं। अगर आप बलोच हैं, अगर आप पश्तून हैं, अगर आप सिंधी हैं, अगर आप महाजिर हैं, तो हु केयर्स। मीडिया भी केयर नहीं करता, वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया को भी नहीं पता। पाकिस्तान में पिछले 1 साल में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 900 से ज़्यादा छोटे बड़े ब्लास्ट हुए, आपको पता है? 900? 900, छोटे और बड़े। मेरे पास डेटा है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आपने मुझे बताया होता तो मैं पहले से निकाल के रख लेता। इसमें तो बात यह है कि टोटल 220 के आसपास जो है वो टेररिस्ट मारे गए हैं पिछले 1 साल में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। आर्मी के लगभग 120 लोग शहीद हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी के सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। पुलिस वाले लगभग 150 मारे गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, इन्हीं ब्लास्ट में और अटैक्स में। और करीब 300 के आसपास सिविलियंस मारे गए हैं जो आम नागरिक हैं, अलग अलग ब्लास्ट में, जिसमें कि मैं आज की ये जो हुआ है मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। हम्म। 70 के करीब इसमें भी घायल हैं। तो आई डोंट नो हाउ मेनी विल सर्वाइव, क्योंकि अगर 70 घायल हुए हैं तो उनमें से मैं ये मान के चलता हूँ कि आधे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे। अ, तो ये तो मतलब कोई न्यूज़ नहीं है, अब मैंने आपको डेटा दिया है। हम्म। तो ये होता रहता है वहाँ पे, पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में। पेशावर में काफ़ी टाइम से शांति थी, क्योंकि उन्होंने 2 ऑपरेशन लॉन्च किए, पाकिस्तान आर्मी ने, ज़रब-ए-अज़्ब और राह-ए-रास्त। इन दोनों ऑपरेशन के बाद पेशावर में काफ़ी हद तक शांति थी। वरना 2010 से लेकर के 2015-16 तक पेशावर में हालत बड़े ख़राब थे। और आए दिन वहाँ पे कभी नमक मंडी में, कभी कहीं कुछ ना कुछ ब्लास्ट होते रहते थे। हम्म। तो आई गेस कि पाकिस्तान उस दौर में वापस लौट के जा रहा है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है। क्योंकि इन्होंने जो चूरन बेचा था पाकिस्तानियों को, वो चूरन ये था कि इंडियन रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के 7 काउंसलेट्स हैं। हम्म। हालांकि काउंसलेट्स जो होते हैं वो फॉरेन ऑफिस के होते हैं, वो रॉ के नहीं होते हैं। बट फैक्ट्स डोंट मैटर। फैक्ट्स डोंट मैटर। तो क्या, इनके 7 काउंसलेट्स हैं अफ़गानिस्तान में, और वो सारे के सारे पाकिस्तान बॉर्डर के पास में हैं। और उनका सबका यही काम है कि वो रॉ के स्टेशन हैं, और रॉ वहाँ से बैठ करके यहाँ पे दहशतगर्दी करवा रही है, जिसमें आम आदमी मर रहा है, आम पाकिस्तानी। और आम पाकिस्तानियों के दिमाग में ये चीज़ डेलिबरेटली भरी गई काफ़ी टाइम तक कि यहाँ पे दहशतगर्दी जितनी भी है, जो भी लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि जब से ये वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने शुरू की अफगानिस्तान में, तब से लेकर अभी तक 1 लाख बंदा जो है पाकिस्तानी, वो शहीद हो चुका है। अब ये 1 लाख का फिगर मैं नहीं मानता, क्योंकि ये 1 लाख का फिगर, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था फिगर 2013-14 में मीडिया में, तो ये 20,000 से शुरू हुआ था। अच्छा, इन्फ्लेशन आ गया उसमें भी। हाँ, 20,000 से शुरू हुआ था, बिकॉज मैं पिछले 10-15-20 साल से मैं ऑलरेडी, मैं खुद ही पाकिस्तानी मीडिया डेली के बेसिस पे मैं फॉलो करता हूँ।
तो जब पहली बार ये डिस्कशन जब मैंने सुनी थी कि ये नंबर सुना तो पता लगा कि 20,000 लोग मर गए हैं, शहीद हो गए। उस समय तो मैं, चलो ठीक है, हो सकता है मरे हो, यू डोंट हैव अ वे टू वेरीफाई दिस डेटा। फिर वो 20 से 25, 25 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से अब वो 1 लाख तक पहुंच गया है। इतने लोग मरते नहीं हैं जितने वो ऐड हो जाते हैं। सो अगर वो 1 लाख भी अगर डेटा सही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हो। अगर रॉ की ये कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान में 1 लाख बंदा मार सकती है, तो फिर आईएसआई के सारे ऑफिसर्स को तो रिजाइन कर देना चाहिए ना भाई। फिर तो आप सरेंडर कर दो, आप तो लिख करके दो कि भाई वी एक्सेप्ट आवर डिफीट। वो 3 इडियट्स में आता है ना वो चतुर लेकर के लेटर, एक्सेप्ट ऑफ डिफीट का वो लेटर जो होता है, साइन करवाने के। हाँ, तो वो एक्सेप्ट ऑफ डिफीट का लेटर जो है साइन करके खुद देना चाहिए उनको। हाँ। तो ऐसा नहीं है। और कोई भी एजेंसी किसी दूसरे देश में 1 लाख बंदा मार देगी और दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा। और दुनिया भर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बाकी की इंटेलिजेंसीज हैं, वो इस चीज़ को मतलब नोटिस नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कहीं ना कहीं ये डेटा भी गलत है। तो पाकिस्तान आर्मी जिम्मेदार है। और जब से वहाँ पे अशरफ गनी की गवर्नमेंट गई है, इंडिया के सारे कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, इंडियन एम्बेसी भी बंद हो गई, सारे हमारे ऑफिसर्स भी वहाँ से आ गए जो फॉरेन ऑफिस के थे और जो डिप्लोमेट्स थे और जो नॉन फॉरेन सर्विस स्टाफ था, जो टेक्निकल स्टाफ था या जो क्लरिकल स्टाफ था, वो भी सारा आ गया। अब तो वहाँ कोई नहीं था। हमारे यहाँ का एक भी बंदा वहाँ नहीं था पिछले 1 साल से। और 1 साल में आपके यहाँ इतने ब्लास्ट हुए और इतनी टेररिज्म हुई, इतने लोग शहीद हुए। और जब जब ये इन्होंने ये और ये कहा था। 250% का स्पाइक है। हाँ। ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट 250% का स्पाइक है। यानी कि इंडिया के वहां से निकलने के बाद 250 गुना, मतलब 2.5 गुना ज्यादा अटैक्स हुए, 2.5 गुना ज्यादा लोग मरे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अगर आप नहीं समझने को तैयार है तो पाकिस्तानीज ना समझे, बट पेपर पे दिखता है ना कि डेटा जो है, डेटा यू कांट हाइड। आप आर्ग्यूमेंट में, आप हो सकता है मेरे से आर्ग्यूमेंट में जीत जाएं, आप मेरे ऊपर चिल्लाने लग जाएं, आप मुझे अपनी आवाज़ से दबा दें, बट डेटा तो सच बोलता है ना। ये डेटा मेरा डेटा नहीं है, ये आपकी अपनी खुद की पुलिस का डेटा है, आपकी जो एंटी टेरर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका डेटा है, मेरा डेटा नहीं है ये। और ये तब हुआ है जब आपको याद होगा पीटीआई की एक स्पोक्स पर्सन थी, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफ़गानिस्तान में, तो ये कहा था कि अब हमारी भाई आ गए हैं उधर। तो ये बात भी हुई थी ये। इमरान खान ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अफगानों ने जो है वो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, जिस पे अमेरिका ने बहुत बुरा माना था। बिकॉज अमेरिका एक तो वहाँ से डिफीट होकर के जा रहा है, और आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हो कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। सो बेसिकली यू आर सेलिब्रेटिंग द डिफीट ऑफ अमेरिका इन द पार्लियामेंट। मतलब एक होता है ना कि आप एक क्लोज डोर्स के पीछे आप बैठ करके आप उस चीज़ को कहें, आप पार्लियामेंट में ऑन द रिकॉर्ड दुनिया के सामने आप उस चीज़ को बोल रहे हो। बहुत बुद्धि तो है इस बंदे में, इमरान खान में। बुद्धि है तभी तो कैसी ऐसी बातें कर सकता है ये। मतलब जो जिसकी वजह से एक ये भी फैक्टर है ना कि अमेरिका इससे इतना चिढ़ा हुआ है। देखिए, अमेरिका की नाराज़गी सिर्फ इमरान खान से नहीं है, और अमेरिका की जो नाराज़गी है वो पाकिस्तान एज अ स्टेट से है। क्योंकि पाकिस्तान एज अ स्टेट ने अमेरिका को हमेशा डिच किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया है। अमेरिका ने इनके न्यूक्लियर टेस्ट हुए, उसको भी नज़रअंदाज किया। इंडिया ने, इजराइल ने, दुनिया भर ने उनको प्रूफ दिए कि ये देखो, ये कहूटा में ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, ये करने वाले हैं। अमेरिका ने नज़रअंदाज किया उस चीज़ को। उसके बाद इनको सपोर्ट किया आंख बंद करके। इनके यहाँ डिक्टेटरशिप्स आई, चाहे वो अयूब खान की रही हो, चाहे याह्या खान की रही हो, चाहे वो ज़ियाउल हक की रही हो, हर डिक्टेटरशिप को भी सपोर्ट किया अमेरिका ने। सब कुछ किया इनके लिए। ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो अमेरिका ने इनके लिए ना किया हो, जिसको अमेरिका खुद गुनाह मानता है। डेमोक्रेसी को सबोटाज करने से बड़ा गुनाह तो अमेरिका के लिए कोई नहीं है ना, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, अमेरिका खुद कितना डेमोक्रेसी पसंद है हम सबको पता है। तो बट उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान के केस में। बट आप देख लीजिए ना कि पाकिस्तान ने रिटर्न में क्या दिया है। ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छुपा के रखा, मेक श्योर किया कि अमेरिका अफगानिस्तान में जंग ना जीते। क्वेटा शूरा, पेशावर शूरा के नाम से 2-2
मतलब हेडक्वार्टर्स बना के रखे तालिबान के अपने यहाँ पे इतने सालों तक। हम्म, जब अमेरिका वहाँ से निकला है तो तालिबान की जो पूरी लीडरशिप गई है, इंक्लूडिंग अखुंजादा, जो कि अभी हिबतुल्ला अखुंजादा जो वहाँ पे अमीर है हम्म, अफगानिस्तान के, वो कहाँ रहते थे? पाकिस्तान में रहते थे। वो क्वेटा की मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, जो कि बलूचिस्तान की कैपिटल है। तो ये सबको पता है, अमेरिका ये चीज़ें देखता है, तो वो पनिश तो करेगा ना इस चीज़ के लिए। उसके बाद आप उसकी हार पे आप सेलिब्रेट करते हो, आप ही नहीं, मतलब आपका वजीर आजम ही नहीं करता, पूरी आवाम करती है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, आपको याद है ट्विटर पे ट्रेंड हम्म, चला रहे थे सपोर्ट में बिल्कुल। कि देखो हमने कैसे अमेरिका को हराया है। वो हमीद गुल एक आईएसआई चीफ हुआ करता था पहले, उसकी वीडियो जो है पुरानी, उन्होंने निकाली। उसने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये लिखा जाएगा कि एक बार हम्म, पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, अमेरिका की मदद लेके, ठीक है। हम्म, और इतिहास में एक बार ये भी लिखा जाएगा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने शिकस्त दी अमेरिका से ही मदद लेके। ये बहुत वायरल उसका एक स्टेटमेंट है जो कि उस दिन बहुत ज़्यादा चला, हम्म, कि यानी कि ये उसका वीडियो, अब हामिद गुल को मरे हुए मेरे साथ मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए अब। तो ये उसका कम से कम 7-8 साल पुराना बयान था। हम्म, यानी वो 8 साल पहले से इस चीज़ के लिए तैयार थे कि उनका एजेंडा क्लियर था कि हमने अमेरिका से पैसे लेकर के अमेरिका को ही डिफीट करना है अफगानिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें तो अमेरिका देखता है ना, अमेरिकन जो डीप स्टेट है वो देखती है, वो ऑब्जर्व करती है। किसी के सगे नहीं है ये। किसी के सगे नहीं है, किसके सगे? जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हम्म, मोहम्मद अली जिन्ना, शिया। और उनके सगे हुए। उसकी बहन को, फातिमा जिन्ना को, गद्दार का, अयूब खान ने कहा ना इंडियन एजेंट, हम्म, ये इंडियन एजेंट है, जिन्ना की बहन को। लियाकत अली खान जो कि पहला प्राइम मिनिस्टर था, उसको गोली मारी ना, खुद गोली मारी। फातिमा जिन्ना को गोली मारी इन्होंने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया और बड़ा फेमस नारा दिया कि हम घास की रोटी खा लेंगे बट हम परमाणु बम बम नहीं। बनाएंगे, हम 1000 साल लड़ेंगे बट हम कश्मीर में समझौता नहीं करेंगे। उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने? उसको भी फांसी दी ना। तो ये किसके सगे हुए हैं आज तक? इमरान खान से जिस चीज़ का गिला है इनको, पाकिस्तान की फ़ौज को, ये बेसिकली इमरान खान ने इनको वही चीज़ दी है जो इन्होंने दूसरों को दी है, धोखा। हम्म, जो कहते हैं टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन दिया है उनको। भाई आप दूसरों को यूज़ करते हैं, दूसरों को यूज़ करके आप उन्हें सूली पे चढ़ा देते हैं, आप उन्हें डिस्पोजेबल एसेट मान करके आप उनको गायब कर देते हैं। उनको एक अलग अलग फॉर्मूले आप निकालते हैं पाकिस्तान में, MQM माइनस अल्ताफ, PMLN माइनस नवाज शरीफ, PTI माइनस इमरान खान, ठीक है। ये माइनस वाला फॉर्मूला आप ही निकालते हैं ना। और ये माइनस वाला तो बाद में आता है जब तंग आ जाते हैं। हाँ। पहले तो लेके आते हैं पूरी की पूरी। पहले शरीफ को लेके आए, उससे तंग आ गए, उसको निकाल दिया। बेचारे को कितनी बार निकाला है? 2-3 बार तो निकल चुका है वो। और अभी इमरान खान को उठाया था, अब उससे तंग आ गए तो उसको हटा दिया। देखिए बात आपने जो कही बिल्कुल सही है, और इनका बेसिकली मोडस ऑपरेंडी यही है। पहले ये किसी को लेके आते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं कि वो फिरौन हो जाता है, वो बिल्कुल ही मतलब डिक्टेटर हो जाता है बंदा, क्योंकि उसको जो चाहिए होता है वो करके देते हैं ये उसके लिए। नवाज शरीफ को लेके आए, उसके लिए मतलब भुट्टो से शुरू करते हैं। भुट्टो आया पॉलिटिक्स में, भुट्टो के लिए इन्होंने सब कुछ किया, भुट्टो को दबा के सपोर्ट दिया, और भुट्टो के लिए इन्होंने पॉलिटिकल मर्डर्स भी करवाए, और भुट्टो के लिए इन्होंने ऑपोजिशन को जेलों में भी डाला, जर्नलिस्ट को जेलों में डाला, और मतलब एक ऐसा बिल्कुल पाकिस्तान में इतना उसको दिया कि मतलब ही वॉज लाइक गॉड इन पाकिस्तान की, मतलब वो जो चाहेगा वो कर लेगा। फिर उसके साथ वही काम किया, नवाज शरीफ को लेके आए, उसके लिए अपोजिशन को जेलों में डाला, IJI बनाई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से एक नई एक अलायंस बनाया गया। अच्छा। और उसमें जो है लोगों को तोड़ तोड़ करके IJI में डाला गया, ताकि पीपल्स पार्टी यानी भुट्टो की पार्टी को, बेनज़ीर भुट्टो को किसी भी तरीके से
दूर रखा जाए पावर से और नवाज शरीफ को लाया जाए। हम्म, फिर नवाज शरीफ के साथ 10 साल भी नहीं बीते थे और उसके साथ जो किया सो किया। हम्म, उसके बाद आप देख लीजिए इमरान खान को लेके आए। अच्छा, लोगों को लगता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान शुजा पाशा या इन लोग के टाइम से शुरू हुआ। एक्चुअली अगर आप इन रियलिटी देखें तो ये प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू हुआ 94 में। अच्छा। 94 में जब हामिद गुल को, देखिए हामिद गुल को आर्मी चीफ बनना था हम्म, एंड ही वांटेड टू बिकम आर्मी चीफ। उन्होंने काफ़ी लॉबी भी किया बिकॉज पाकिस्तान में आर्मी चीफ कौन बनेगा इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारा एक कहते हैं कि इन्फ्लुएंस जो है वो यूएस का भी रहता था, हमेशा से ही रहता था। अभी उस समय तो ज़्यादा ही उस होगा। समय ज़्यादा था कि हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। तो उनको नहीं बनाया गया हमीद गुल को, तो उसको इस चीज़ का बहुत ग्रज था। हम्म, एंड वो मेरे ख्याल से उसी ग्रज में मर भी गया, वो पूरी ज़िंदगी रहा उस ग्रज में कि उसको आर्मी चीफ क्यों नहीं बनाया गया। बट एनीवे वो आर्मी चीफ नहीं बना। तो उसने 94 में, इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे था, 92 का वर्ल्ड कप जीता था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की एक पार्टी बनाई जाएगी और इस चीज़ को लेकर के लाहौर में एक साहब है, उनके घर पे मीटिंग हुआ करती थी। तो उस मीटिंग में हमीद गुल और इमरान खान और 2-4 लोग और भी बैठते थे 94 में 94 में, और उसमें डिस्कशन होती थी कि भाई हमें, पार्टी का नाम यही, हाँ पीटीआई। हाँ, कि हम ये पार्टी बनाएंगे और इसकी गवर्नमेंट बनेगी। और उसके ऊपर एक रिटन एग्रीमेंट हुआ हमीद गुल और इमरान खान के बीच में, ऑन पेपर रिटन एग्रीमेंट हुआ। जब चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज होने लग गई, सब कुछ आने लग गया, पैसा वैसा भी थोड़ा आने लग गया, लोग डोनेशंस देने लग गए पीटीआई के नाम पे, और ये सारा चल रहा था। तो इमरान खान लंदन गए और लंदन अपने ससुर जो गोल्ड स्मिथ, जमाइमा के जो फादर थे, उनसे मिल के आए। तो जमाइमा के फादर ने कहा कि यार तुम सबसे पहले ना ये हमीद गुल को हटाओ इसमें से, अच्छा। हाँ, थ्रो हिम आउट। बोले ये आज नहीं तो कल पार्टी को ओवरटेक कर लेगा और तुम गायब हो जाओगे। ही इज़ ISI मैन, ही हैज़ बीन द चीफ, ही नोज द क्राफ्ट एंड ही नोज हाउ टू यूज पीपल एंड थ्रो देम आउट, डिसअपियर पीपल आल्सो। डिसअपियर पीपल आल्सो। सो तो हम इमरान खान को बात समझ में आई, द फर्स्ट जॉब। अच्छा, ये कितना इस बात में सच्चाई थी, नो बडी नोज। वो हमीद गुल का इंटेंशन वो था, नहीं था, हमीद गुल कर पाता नहीं कर पाता, हमीद गुल की पाकिस्तान के अंदर कितनी कैपेबिलिटीज थी, आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन कितनी हमीद गुल के साथ में थी, नोबडी हैड एनी आइडिया। ठीक है, बट बट पैरानोया क्रिएट हो गया। इमरान खान लौट के आया 96 में, 95 96 में। उसने सबसे जो पहला काम किया वो हमीद गुल को पार्टी से सस्पेंड किया, एक्सपेल किया, निकाल दिया पार्टी से बाहर। अच्छा, सब कुछ किया धरा हमीद गुल का ही था, सब किया धरा सब कुछ हमीद गुल का था, सारे रिसोर्सेज भी वो लेके आया था, डोनर्स भी वो लेके आया था, लोगों को भी उसने पार्टी से जोड़ा था, सब कुछ उसका किया हुआ था। उसी को उठा करके बाहर किया इन्होंने। तो पाकिस्तान में जैसे एक चीज़ बड़ी फेमस है ना कि इमरान खान अपने मतलब मोहसिनों को माफ़ नहीं, मोहसिनों को यानी कि अपने जो उसके करीबी लोग हैं, जो प्यारे लोग हैं, जिनसे उनकी क्लोजनेस है, जिनसे उनकी मोहब्बत है, कहते हैं वो अपने दुश्मनों को माफ़ कर सकते हैं, अपने मोहसिनों को माफ़ नहीं करते। ठीक है, तो जो पहले मोहसिन उनके, तो जिनको ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इमरान खान ने ठगा ठगा नहीं। नहीं। हाँ। अच्छा, इसमें इसी की बात पे अलीम खान एक बहुत क्लोज बंदे थे इमरान खान के। समा न्यूज़ के नाम से एक बहुत फेमस पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल है, अच्छा। तो वो समा न्यूज़ चलाते हैं। उनका, ही इज़ द ओनर ऑफ समा न्यूज़, और रियल एस्टेट में भी बहुत काम है उनका, ही इज़ अ वेरी वेरी रिच मैन। तो अलीम खान वॉज वेरी डियर टू इमरान खान। इमरान खान के सारे खर्चे 2018 में जब उनकी गवर्नमेंट बनी, तो 18 में उनकी गवर्नमेंट बनने तक पिछले 17 18 20 साल से इमरान खान के सारे खर्चे दो ही आदमी उठाते रहे। एक का नाम था जहांगीर तरीन और एक का नाम था अलीम खान। उनके घर में अगर 1 दर्जन अंडा भी आता है ना, तो उसकी बिल की पेमेंट या तो जहांगीर तरीन करता है या अलीम खान करता। जिस गाड़ी से इमरान खान चलता है, वो गाड़ी तक या तो जहांगीर खान तरीन ने खरीद के दी हुई है या अलीम खान ने दी हुई है। मतलब एवरीथिंग दैट, इवन कपड़े तक इमरान खान के उस इन दोनों के खर्चों पे आते थे।
और ये जहांगीर कौन है भाई साहब? जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स हैं, अच्छा। और शुगर का काफ़ी बड़ा काम है, कारोबार उनका पाकिस्तान में, पंजाब में। और अन्नदाता हैं ये। अ, चीनी दाता है। अन्नदाता तो नहीं कह सकते, हाँ। क्योंकि शुगर मिल्स के बिजनेस है इनका काफ़ी बड़ा। हम्म। और अपने हेलीकॉप्टर और अपने जहाज़ वगैरह भी हैं इनके, जहांगीर खान तरीन के। तो जहांगीर खान तरीन और अलीम खान ने ही स्पॉन्सर किया है पिछले 15-20 साल से इमरान खान को। और अलीम खान ने एक हमारे दोस्त हैं, उनके साथ बैठे हुए थे वो, तो जहांगीर खान तरीन ने, ये अलीम खान ने उनको बताया कि यार मैं एक बार, हम एक पेशावर के पास में एक जगह है, क्या मर्दान के पास से हम रैली करके हम आ रहे थे। हाँ। तो हमारी रैली में जैसे ही खान साहब में जैसे ही रैली करके मेरी गाड़ी में बैठे और हम वहाँ से निकले, मैं ड्राइव कर रहा था और खान साहब आगे बैठे हुए थे। तो खान साहब ने मुझसे कहा कि अलीम, एक पेपर निकालो। तो मैंने तुरंत पेपर निकाला। उन्होंने कहा मैं 10 नाम बता रहा हूँ, ये 10 नाम नोट करो। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे 10 नाम बताए, मैंने वो 10 नाम नोट किए। उन्होंने कहा जिस दिन हमारी हुकूमत बनी उस दिन इन 10 को मैं फांसी दूंगा। हाँ, ये कौम के सबसे बड़े गुनहगार हैं। कौम के। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वो पेपर मोड़ के अपनी जेब में डाल लिया। वो पेपर मेरे पास था। जिस दिन खान साहब की जब गवर्नमेंट बनी है 2018 में, उन 10 में से 8 बंदे उनकी कैबिनेट में थे। अच्छा। और मैं और जहांगीर खान तरीन दोनों पार्टी से बाहर हो गए। सो काश उनका भी नाम उसमें लिस्ट में होता तो वो भी मिनिस्टर बन तो जाते। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि इमरान खान साहब जो है ना, वो अपने दुश्मनों को माफ़ कर सकते हैं, अपने मोहसिनों को माफ़ नहीं करते। दिस इज़ अ वेरी हम्म। टाइम प्रूवन बिलीफ, आई वुड से, कि ये समय ने साबित किया है कि ये बात सही है। हम्म। तो ये सेम चीज़ जो आज तक ये करते रहे हैं फौजी सियासतदानों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, इमरान खान ने सेम वही चीज़ उनके साथ कर दी है। हम्म। कि तुमने उसको बनाया, तुमने उसको ऊपर चढ़ाया, तुमने उसको हुकूमत लेके दी, उसके लिए तुमने अदालतों से दुश्मनियां मोल ली, मीडिया से दुश्मनियां मोल ली, ऑपोजिशन के लीडर से दुश्मनियां मोल ली, दुनिया से दुश्मनियां मोल ली। अमेरिका, सऊदी अरेबिया, चाइना जैसे देश, तुम्हारे जो सबसे क्लोज एलाइज थे, वो तुमसे नाराज हुए। ठीक है, तुमने सबसे दुश्मनी मोल ले ली उसके लिए। हम्म। और लास्ट में उसने क्या बोला? उसने कहा बाजवा भी गद्दार था और इसके फौजी जितने हैं ये सब गद्दार हैं। मीर जाफर और मीर सादिक बोला तो मतलब गद्दार ही तो हुआ गद्दारी ना। बोल रहे हैं, हाँ। तो आई मीन ही गेव यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व्ड। मकाफाते अमल है, आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा। तो आपने जैसा दूसरों के साथ किया वैसा उसने आपके साथ किया है। आज तक आज तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। ये क्या चक्कर है लाहौर मतलब? में बैठा हुआ है वो। वही मैं कह रहा हूँ कि क्या कभी भी इतना सक्सेसफुल पॉलिटिशियन जो इन्होंने खड़ा किया हम्म। और उसको ये चक नहीं कर पाए, हटा नहीं पा रहे हैं। और आप देखिए जब से इसको हटाया है तब से बाजवा चले गए हैं। ठीक है, ये बाजवा गद्दार है, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। आसिफ मुनीर अभी चीफ बन गए हैं। अब आप ये देखिए तब से लेके आज तक, जब से इनको हटाया है प्राइम मिनिस्टरशिप से, तब से इसकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है। पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। जिस तरीके के हालात हैं, पेट्रोल अभी 35 रुपये कल ही बढ़ाया है, 300 पार होने वाला है कुछ समय में। पैसा भी देखिए आप कितना गलत नीचे जा रहा है उनका, 300 पार, वही मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब इस तरीके से देखा जाए तो जो, 35 रुपये पेट्रोल कल बढ़ा है। हाँ कल बढ़ाया है 35 रुपये। और इस तरीके से देखा जाए तो मतलब आर्मी की सिचुएशन कंपेयर टू जब ये था, अब वही सिचुएशन रहती है। अब ऐसा तो था नहीं कि ये जादू कर लेता, इकोनॉमी तो इसी तरफ जानी थी, इसी डायरेक्शन में जानी थी। तो उसका सारा ब्लेम जो इस पे पड़ना था, अब वो आर्मी पे पड़ रहा है। आर्मी से ज्यादा जो अभी जो गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ की, उसके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन वो किया धरा तो इन्हीं का है, आर्मी वालों का। किया धरा उनका है, बट इसमें एक चीज़ ये है कि जो करंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, इसने भी कम रोल नहीं प्ले किया। अच्छा। जब ये आए थे गवर्नमेंट में तो इनको जो डिसीजंस लेने चाहिए थे इन्होंने भी तो नहीं लिया ना। हम्म। देखिए, पहली बात तो ना, मैं बड़ा, इंडिया में कई लोग
कई सारे एनालिस्ट हैं और लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ को ऐसा विक्टिम दिखाते हैं कि यार वो आया था, उसने कोशिश की कि मुल्क को संभाले, उसने बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल सेक्रीफाइस किया है। ये सब वाहियात झूठी बातें हैं, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये आए थे सिर्फ 2-3 काम करने। एक तो इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म के नाम पे जो वोटिंग मशीनें इंट्रोड्यूस कर रहा था इमरान खान, वो हटानी थी। हाँ। कि वोटिंग मशीनें ख़त्म हो। दूसरा काम इन्होंने करना था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनको वोटिंग राइट्स की बात कर रहा था इमरान खान, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी वोट दे सकते हैं, वो मेरे चेले हैं सारे। वो इन्होंने ख़त्म करना था। तीसरा इन्होंने ये करना था कि इन्होंने अपने खुद के केसेस ख़त्म कराने थे जो इमरान खान ने इनके ऊपर बनाए थे। ठीक है, वो झूठे ही थे, सच्चे थे, जो भी थे, बट वो केसेस इन्होंने ख़त्म कराने थे। इनका चौथा कोई एजेंडा नहीं था। और नवाज शरीफ मैं नवाज शरीफ को एक पॉलिटिशियन मानता हूँ कि ही हैज़ द अंडरस्टैंडिंग कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सियासत में। नवाज शरीफ ने बहुत क्लियरली ये चीज़ कही थी कि आप आ गए हो, जो रिफॉर्म करने हैं फटाफट हफ्ते 10 दिन में ये सब हटाओ। मतलब ये पेपर वर्क ही तो है ना, मतलब कौन सा तुमने पार्लियामेंट में जाके वोटिंग, वो तो ऑलरेडी पास चीज़ें तुमने बस कैंसिल करनी है। हफ्ता 10 दिन में ये सब काम तमाम करो और इलेक्शन की तरफ जाओ, इलेक्शन करवाओ। लेकिन कुछ 70-80 से ऊपर तो मिनिस्टर बन गए करंट गवर्नमेंट में, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सारे तो मजा आने लग गया ना पावर मिलते ही, तो वो एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसने कहा कि यार हम सारे बड़े फैसले, जो गलत फैसले उसने किए हैं उसकी रिकवरी हम करें, यानी आवाम के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स हम डालें, तो फिर इलेक्शन में तो हम हारेंगे ना। भाई इमरान खान ने कहा था कि मैं सब्सिडी नहीं दूंगा, इस बेसिस पे आईएमएफ ने उसको कर्ज दिया, पैसे दिए। इमरान खान ने देखा कि मेरे खिलाफ जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, उसने कहा कि एक झटके में 10 रुपया जो है सब्सिडी पेट्रोल के ऊपर मैं दे रहा हूं। तो नो कॉन्फिडेंस वो वायलेशन थी आईएमएफ के साथ, जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो डील थी उसकी। तो वो चला 2-3 महीने तक, 2-3 महीने तक गवर्नमेंट सब्सिडी दी, तो हालात और वर्स हुए। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया था, अविश्वास प्रस्ताव, उसके खिलाफ वो पास हो गया पार्लियामेंट में, इनकी सरकार चली गई, इनकी सरकार आई। तो अब इनकी सरकार आते ही ये क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो इमरान खान ने जो 10 रुपए का रिलीफ दिया था उसको कैंसिल करते हैं। वो तो मतलब पॉलिटिकल सुसाइड है ना ये सारे फैसले। तो इन्होंने नहीं किया, उस प्रेशर में कि फिर इमरान खान बोलेगा कि देखो मैंने 10 रुपए कम किया था, इन्होंने आते ही बढ़ा दिया, कितने बुरे लोग हैं ये, आवाम दुश्मन है ये। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने काफी टाइम तक नहीं किए रिफॉर्म्स। फिर वो बैकलॉग भी क्रिएट हुआ जो आपने वायलेशन करी थी आईएमएफ के साथ। आईएमएफ ने मार्च में पैसा देना था पिछले साल, आईएमएफ ने कहा ऐसा भाई साहब हम रिव्यू करेंगे। आपने, बिकॉज आईएमएफ को मतलब फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान है या शहबाज शरीफ है, आईएमएफ एग्रीमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, देश के साथ। वो प्राइम मिनिस्टर है, इंडिविजुअल कौन सा है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो उनका हम रिव्यू करेंगे। तो वो इंस्टॉलमेंट देने में आईएमएफ ने काफी टाइम लगा दिया, अगली इंस्टॉलमेंट नहीं दी। वो इंस्टॉलमेंट लेने के लिए फिर इन्होंने रिफॉर्म्स किए, फिर एक्स्ट्रा टैक्स डाला, ये वो, और देखिए साथ साथ में टाइम भी बीतता जा रहा है। तो चीजें बैकलॉग्स और एक्स्ट्रा बैकलॉग्स क्रिएट, आपके ऊपर जो बर्डन है, आर्थिक जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। तो आज ये स्थिति आ गई है कि आज इनको करना पड़ रहा है कि भाई आपने पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ रहे हैं, आपको फ्री फ्लोट करना पड़ रहा है डॉलर को, कि भाई डॉलर की जो मार्केट खुद डिसाइड करे कि डॉलर की क्या वैल्यू है, हम नहीं डिसाइड करेंगे, हम उसको आर्टिफिशियली नहीं रोकेंगे। पिछले 1 साल से रोक रहे थे ना, तो उसका भी डैमेज रिकवरी करोगे। तो ये जो क्राइसिस है, ये इमरान खान का बहुत बड़ा रोल है इसमें। उसने लैंड माइंस बिछाई हैं और इनके लिए बिछाई थी ना, और जो फट रही हैं अब इनके ऊपर। बट गलती इन ये भी 100% शरीफ और सादिक और अमीन नहीं है। जितना जिम्मेदार वो था लमसम उतने जिम्मेदार ये भी हैं। अब ठीक है, अब किसी को सिंपैथी हो सकती है उनके लिए, मुझे ज़ीरो सिंपैथी है, चाहे वो इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो। ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस फौज के बनाए हुए हैं, फौज के चलाए हुए हैं, और जब फौज इनको हटाती है तो ये मतलब अमन पसंद भी हो जाते हैं, ये जमहूरियत पसंद भी हो जाते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में इनका विश्वास जाग जाता है।
कि फ़ौज को ये नहीं करना चाहिए, फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जब तुमको लेके आती है फ़ौज, धकल करके। हाँ, और तुमको प्लेटर पे रख कर के कैंडिडेट देती है, तुमको प्लेटर पे रख के पैसे देती है, तुम्हारे लिए इलेक्शंस मैनिपुलेट करती है, तुमको जितवाती है, ये काम उन्होंने किसके लिए नहीं किया है? भुट्टोज के लिए नहीं किया, शरीफ के लिए नहीं किया, इमरान खान के लिए नहीं किया, एमक्यूएम के लिए नहीं किया, किसके लिए नहीं किया उन्होंने? सबके लिए किया। एक पार्टी कह सकती है कि भाई हमारे लिए नहीं किया, वो है एएनपी, ठीक है? ये किसकी अवामी पार्टी? नेशनल पार्टी, ये बाचा खान जो, वो तो हाँ, उनके लिए तो करेंगे क्यों। उनके जो बच्चे हैं, असफंदयार वली खान और ये वो, वली खान, फिर असफंदयार वली खान, फिर उनका भी एमएल वली खान उनका बेटा है। हम्म, तो इनकी जो पार्टी है, ये बेसिकली उनको वो कह सकती है कि भाई हमको नहीं लाए थे प्लेट पे रख के, बट बाकी तो सारे उन्हीं की पैदाइश है ना। अब हमने ये बात की थी जैसे शुरू में आतंकवाद वाली, खैबर में एक ये पश्तून वाला एंगल है क्या उसमें? क्योंकि जैसे पेशावर में भी मेरे ख्याल से कराची में सबसे ज़्यादा पश्तून पॉपुलेशन कराची वहीं में, कराची में है, और पेशावर में भी काफ़ी है, हम्म, सिग्निफिकेंट है। अरे खैबर पख्तूनख्वा पश्तून ही है सारे। हाँ, तो क्या ये एंगल भी है कि पंजाबी कंट्रोल्ड फौज है और वहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं वो पश्तूनों पे हो रहे हैं, तो एक ये, और वहाँ पे टीटीपी बहुत एक्टिव है, उनका जो आतंकवादी जो बन रहे हैं, उनका जो हमले करने का मकसद है वो भी यही है कि शायद कहीं ना कहीं अब वहाँ पे भी अफ़गान में भी अब तालिबान आ गया है, तो वो भी एक तरीके से कोलैबोरेशन है कि कहीं ना कहीं ये लार्जर पश्तूनिस्तान की जो बात कर रहे हैं लोग। तो क्या ये वो वाला एंगल है, या पश्तून जो हैं लार्जली पाकिस्तान के वो इंटीग्रेटेड हैं सोसाइटी में? देखिए पाकिस्तान में जो पश्तून पॉपुलेशन है लार्जली तो ठीक है, वो इंटीग्रेटेड है वहाँ की सोसाइटी के साथ, बट उनके भी अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उनकी जो जो प्रोफाइलिंग की जाती है एज अ टेररिस्ट, ये बहुत बड़ा मसला है उनके लिए। वो कराची में हो, वो पाकिस्तानी पंजाब में हो, कहीं पे भी हो, उनको उस नज़र से देखा जाता है कि वो दहशतगर्द हैं या वो टेररिस्ट है या वो इस तरह की चीज़ें करेंगे। आप एक चीज़ ये देख लीजिए कि जब आप पाकिस्तान में से ड्रिल्स होती हैं, अभी हाल ही में बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था, मतलब 1 साल हुआ मेरे ख्याल से इस बात को। वहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद पुलिस की ड्रिल्स हो रही थी, तो उस ड्रिल्स में एक टेररिस्ट को पकड़ करके उसको कैसे नैब करना है, उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है, इसकी ट्रेनिंग जो CTD बोलते हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो हर मेजर पुलिस डिपार्टमेंट का पाकिस्तान में एक CTD डिपार्टमेंट है। तो इस्लामाबाद में उसको जब वो किया जा रहा था, वो ड्रिल की जा रही थी CTD की ट्रेनिंग की, तो उसमें जो टेररिस्ट था वो उसको पश्तून अटायर पहनाया गया था। अच्छा। जो डमी टेररिस्ट था। तो बेसिकली इस्लामाबाद पुलिस, जो कि कैपिटल, नेशनल कैपिटल आपकी इस्लामाबाद, वहाँ की जो पुलिस है वो ये मैसेज दे रही है कि जो टेररिज्म है, इट इज़ बेसिकली अ बिजनेस ऑफ पश्तून्स। तो ये प्रोफाइलिंग से बहुत तंग रहते हैं वो। और दूसरा, पश्तूनों को अगर, पश्तूनों के अंदर जो गन कल्चर आया है, वो लाने वाला कौन है? दर्रा आदम खेल जो है, जहाँ पे जो गन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि वहाँ पे हर नुक्कड़ चौराहे पे जो है कि एक बंदा क्लाशनिकोव बना ले रहा है, आप उसको गन बताओ, उसका एक एग्जैक्ट रेप्लिका बना करके आपको दे देगा। आपको मॉडिफिकेशन करानी है, वो मॉडिफाई करके दे देगा। वो एक नॉर्मल 9mm की पिस्टल में कम से कम 40 राउंड की एक मैगजीन लगा करके उसको डुअल मोड में फायर कर देगा, एक सिंगल शॉट की जो होगी, और एक बर्स्ट शॉट भी उसमें हो जाएगा। ऐसा मशीन गन होती है, या कोई भी इतने कलाकार हैं क्या उधर? इतने कलाकार है, बिकॉज वो पिछले, जब से कोल्ड वॉर शुरू हुई तब से वो यही धंधा कर रहे हैं ना वहाँ पे। और वहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ लगवाई किसने? पाकिस्तान ने लगवाई। उनको आगे ट्रेनिंग दी किसने? CIA ने आके ट्रेनिंग दी कि गन कैसे बनानी है, क्लाशनिकोव कैसे बनानी है। ये 80 के दशक का जो सारा खेल भाई तब का ही है। ये धंधा चालू हुआ 1974 में। 1974 में गुलबदीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद और इस तरह के जितने भी ये सारे कैरेक्टर्स थे, जो कि सोवियत यूनियन के खिलाफ जिन्होंने जिहाद लड़ा और बहुत सक्सेसफुली उन्होंने डिफीट भी किया सोवियत यूनियन को, जितने भी टेररिस्ट थे ये सारे, इनको कौन लेकर के पाकिस्तान आया? भुट्टो साहब आए। भुट्टो साहब ने इनको बुलाया ना कि भाई, बिल्कुल। भाई आप, ये कौन थे? ये बेसिकली स्टूडेंट्स थे पाकिस्तान में, कराची यूनिवर्सिटी में, लाहौर यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, इस तरह के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में के मतलब तलबा थे, मतलब वहाँ स्टूडेंट्स थे ये।
तो उनको यहाँ पे ला करके ट्रेनिंग दी गई, उनको बताया गया कि जिहाद क्या होता है और ये होली वॉर है, और सोवियत यूनियन जो है वो इस्लाम सिखाया उनको अच्छे से। हाँ बढ़िया से सिखाया हुआ है, और फिर उन्होंने जाके जंगें लड़ी। हम्म। तो ये जो सारी ट्रेनिंग है और ये जो सारा गन कल्चर का है, ये सब 1970s से शुरू हो गया था, अर्ली 70s में जब। अच्छा आप ये देखिए कि बांग्लादेश को बने हुए यानी पाकिस्तान को टूटे हुए अभी 3 साल भी नहीं हुए थे पूरे, दो और तीन। इन्होंने ये अपना बिजनेस शुरू कर लिया था। सो समवेयर ये चीज़ तो है कि भाई देखिए, वो जो गन कल्चर है वहाँ पे, वो अब काउंट कीजिए आपकी, मतलब 50 साल हो गए ना उस चीज़ को वहाँ पे, 1974 से अभी तक। सेकंड थर्ड जनरेशन देख रही है उस चीज़ को। तो आप सोच, वो इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे क्या? इम्प्रोवाइजेशन तो आता है ना। तो ये सारे जो आपने कहा जैसे 900 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, क्या ये उसका भी एक रिएक्शन है या एक तरीके से ये इंडस्ट्री होंगे, बन गई है? नहीं देखिए ये होंगे, बिकॉज आपने जब अफगानिस्तान को आपने वहाँ पे आपने तालिबान की हुकूमत ले आई। हम्म। तालिबान की जब हुकूमत आई तो तालिबान ने सबसे पहला काम क्या किया? जितने जेलों में कैदी थे वो सब निकलवाए उसने, सबको फ्री करा दिया। उसमें जो सबसे ज़्यादा कैदी जो बंद थे वो टीटीपी के लोग थे। उसमें 2,500-3 हज़ार लोग ऐसे थे जो टीटीपी के ड्रेड, मतलब बोलते हैं ना कि बिल्कुल खूंखार आतंकी थे, वो भी सब बाहर आ गए। तो बाहर आकर के अब उन्होंने किससे बदला लेना है? जो अफगान तालिबान वाले थे उनकी तो हुकूमत आ गई, जिनसे उनको बदला लेना था वो तो छोड़ के गए मुल्क। बट जो टीटीपी वाले हैं उनको जिनसे बदला लेना है वो तो इधर ही है ना, पाकिस्तान में। तो वो तो और लेंगे। वो हैं भी वहीं के। है पाकिस्तानी है ना बेसिकली हाँ वो। हाँ। वो सारे के सारे ये मसूद ट्राइब और महसूद ट्राइब और इन्हीं सब के मेंबर्स हैं ना, तो वो लेंगे बदला, क्यों नहीं लेंगे? और अफगान तालिबान कभी भी टीटीपी के खिलाफ नहीं जाएगा। इनका ख्याल ये था कि हम अफगान तालिबान को फोर्स करेंगे और अफगान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल कर लेगा, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। जबकि वैसा हुआ नहीं, इनको लगा अगर वो नहीं करता है तो हम आईसिस के थ्रू हम टीटीपी को काउंटर कर लेंगे। अभी आईसिस का जो फॉर्मर टेररिस्ट था मुस्लिम यार, आपने जो ट्वीट डाला। जो मैंने ट्वीट किया था, हाँ। उसने अभी कल बोला ना कि आईसिस को तो बनाने के लिए पैसा जो है वो ब्रिगेडियर अशफाक और कर्नल आमिर और मेजर फलाना और डिगाना, इन्होंने हमको पैसे दिए थे आईसिस बनाने के लिए। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरान प्रोविंस, खुरासान, खुरासान सॉरी। हाँ आईएसकेपी, हाँ। जो कि बेसिकली आईसिस का साउथ एशिया विंग है। तो आईएसकेपी बनाने के लिए पैसा तो उन्होंने ही दिया था ना। तो इनको लगा कि अगर उससे नहीं हुआ तो मुझसे कर लेंगे। अफगान तालिबान ने पावर में आने के बाद सबसे पहला काम किया है, उन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया कि सबसे पहला जिहाद तो डिक्लेयर करो आईएसकेपी के ऊपर। और शायद जो हमला हुआ था, जिस गांव में उनको ये मालूम चला अफगान तालिबान को कि इस गांव में, उस मोहल्ले में फला बंदा आईएसकेपी का है, उस पूरे मोहल्ले को मारा है उन्होंने, सिर्फ उस बंदे को नहीं मारा है। अगर आप आईएसकेपी के मेंबर हो और अफगान तालिबान को मालूम चला है तो आप जितने लोगों को जानते हो, हर उस इंसान को मारा है जिससे आप बात करते हो, भले से आपको लेना देना हो आपके साथ ना हो सकता है आपके मामा का ही बेटा हो, इतना ही ताल्लुक हो आपका, बट उसको भी ढूंढ के मारा है उन्होंने। उनका इतना क्यों वो है उससे? बिकॉज आईएसकेपी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसने मतलब पास्ट में प्रूव किया है कि वो टेरिटरी कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा। सीरिया में, लिबिया में आप देखिए, वहाँ पे उन्होंने टेरिटरीज कैप्चर की हैं, बहुत ब्रूटली ऑपरेट किया, और अपने खिलाफ खड़े होने वाले या अपने किसी भी कंपटीशन को मतलब गर्दनें काट काट के लाइन से बिछा करके उनकी गर्दनें काटी। आपने देखे हैं वीडियोस जलाया भी है। आईएसआईएस के लोगों के। तो उनको ये था कि हमें आईएसकेपी को खत्म करना है, बिकॉज दे कैन चैलेंज अस इन अफगानिस्तान, बिकॉज दे आर ऑल्सो अफगान्स। पॉपर प्रिंसिपल यूज किया उन्होंने, तो डोंट टॉलरेट द इंटॉलरेंट। और जो आईसिस वाले हैं वो बेसिकली जो तालिबान है, तालिबान इज बेसिकली अ देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आईएसकेपी वाले जो है या आईसिस वाले जो है ये वहाबी सलाफीज हैं। इंडिया वर्सेस सऊदी। हाँ मतलब कुछ भी कह लीजिए आप। तो मतलब ये एक परसेप्शन है, मैं नहीं मानता कि मतलब वो सलफी हैं या वहाबी हैं, जो भी हैं, बट बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम एनी ऑफ दीज स्ट्रीम्स। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप सऊदी अरब में तो बहुत सारे वहाबी हैं,
बट दे आर नॉट आइसिस। वो सलाफी और उसमें भी सलफी एक। भी हैं, मेरे 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 दोस्त हैं सऊदी अरेबिया में जो सलफी हैं, अच्छा। वो बिल्कुल नहीं ओन करते, कहते हैं यार कि मतलब व्हाट नॉनसेंस इज दिस, हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ सलफी। ओके। ठीक है, ये हमको ना, ये कि ये वहाबी है, ये सलफी है ना, ये हमारे यहाँ जो ये बरेलवी और देवबंदी है ना, इन्होंने फैलाया है यहाँ पे कि ये सलफी हैं, ये वहाबी हैं। बिकॉज इससे क्या होता है ना कि इससे तुरंत डायरेक्टली उंगली सऊदी अरेबिया की तरफ जाती है। और हम्म। ये सेम प्रोपेगेंडा ये टर्की और कतर जो है ना, ये वेस्ट में कराते हैं कि ये अच्छा। सलफीज है, ये वहाबीज हैं, ताकि वेस्ट में हो कि यार ये तो इसका मतलब फिर सब सऊदी है, मतलब सऊदी पैसा देता होगा। आम आदमी की जो बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कि भाई प्रोपेगेंडा ऐसा करो कि इंटरेस्टिंग। सऊदी अरेबिया को बिना डायरेक्टली टारगेट किए ही सऊदी अरेबिया टारगेट हो जाए। हम्म। हम्म। तो एनीवे वो एक अलग डिस्कशन है। बट मैं ये कहूँगा कि इन्होंने मारा आइसिस वालों को, तो आइसिस को तो इन्होंने एक तरीके से डेसिमेट कर दिया, और बिल्कुल बोलते हैं ना कि इतना वीक कर दिया अफगानिस्तान में कि आइसिस का अगर कोई बंदा आपको पैसा भी दे रहा होगा ना कि आइसिस ज्वाइन करने के लिए, तो लोग नहीं करेंगे। इतना खौफ बैठा दिया लोगों के दिल में। हम्म। और इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान ने कंप्लेन किया उनको कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं, आप पूरे पूरे मोहल्ले को गोली मार दे रहे हैं। हम्म। तो अफगान तालिबान ने इस पर बड़ा रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमको बताने वाले, हमारा मुल्क है, हमें 1000 बंदा गोली मारनी होगी, हम मारेंगे, तुम कौन, तू कौन, मैं खाम खा। तो अच्छा, मैंने आयरनी देखी है कि मतलब पाकिस्तान इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स इन अफगानिस्तान। मतलब जिन्होंने अफगान तालिबान के सुसाइड बॉम्बर्स को मतलब आरडीएक्स से लेकर के और सब कुछ। गोली से लेकर के बंदूक से लेकर हर एक चीज़ प्रोवाइड की, किस लिए? कि तुम इंडियंस को मारो, तुम अमेरिकन को मारो, तुम इनको मारो, तुम उनको मारो। अब उन्हें ह्यूमन राइट्स याद आ रहा है। हम्म। कहते हैं हम कैसे डिफेंड करेंगे अमेरिका, कहे हम कर लेंगे अमेरिका के सामने हमें जो करना होगा। हु इज आस्किंग यू टू डिफेंड अस इन फ्रंट ऑफ अमेरिका? वो टाइम चला गया ना। देवर लाइक कि भाई वो टाइम अब नहीं है, हम्म। हम खुद को डिफेंड कर सकते हैं, हम कर लेंगे। और ये लोग बहुत पैरानॉइड भी हैं। जो बॉर्डर है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, ड्यूरेंट लाइन, उसके बारे में इनको इनको विश्वास नहीं होता है कि ये लोग कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं अफगानिस्तान वाले। यहाँ पे ये जो, क्योंकि बॉर्डर में सब इस पार और उस पार दोनों एक ही तरीके के अभी लोग हैं। चमन बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हुई, हाँ। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फौज के बीच में गोलीबारी शुरू हो गई अचानक से। हम्म। तो आर्टिलरी फायर भी खोल दिया अफगानिस्तान ने उधर से। अच्छा, पाकिस्तान अब इनके तो नॉर्मल जो इनके फौजी थे अफगानिस्तान के, जो अफगान आर्मी के जो ट्रेंड फौजी थे, वो तो है नहीं अब बॉर्डर पे ज़्यादा, अब सारे तालिबान वाले हैं। अब तालिबान वालों की ट्रेनिंग तो नहीं है ना आर्टिलरी गन कैसे फायर करनी है। हाँ। हाँ, मतलब प्रोटोकॉल क्या है। हाँ, मतलब एयर डिफेंस मिसाइल कैसे फायर करनी है, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाना है, दे डोंट नो। हाँ। तो जब फायरिंग शुरू हुई तो इन्होंने भी फायर खोल दिया इधर से आर्टिलरी का, अफगानों ने भी। हम्म। तो जब इन्होंने फायर खोल दिया तो इनके कई सारे जो शेल्स थे, आर्टिलरी शेल्स, वो जाकर के सिविलियन एरियाज में गिरे। अच्छा। तो जब सीज फायर हुआ तो फिर वहाँ से जब पाकिस्तान की तरफ से जब वहाँ का जो ब्रिगेड कमांडर था वो गया और उनके तालिबान के जो लोकल कमांडर थे उनसे मिला, उसने कहा यार आप एक बात बताओ, मतलब एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि जब हमारे आपके बीच में फायरिंग हुई भी मान लो, हम्म। तो आप मिलिट्री आउटपोस्ट टारगेट करते हो, यू डोंट स्टार्ट फायरिंग ऑन द सिविलियन एरियाज। हम्म। आप सिविलियन एरियाज, तो पता है क्या उधर से क्या बोलता है? कहता है वो हमारे लोग अभी ट्रेनिंग नहीं है ना, तो उनको मालूम नहीं चला किधर करना है किधर नहीं करना है। सो शिट ये शो। उसका जवाब था। एंड ही वाज वेरी कूल अबाउट इट कि अरे उनकी ट्रेनिंग नहीं है ना, उनको अभी उनको बच्चे। उनको उनको वो बड़ा वाला बंदूक चलाने नहीं आता है। वो आर्टिलरी गन्स को बेसिकली बड़ा वाला बंदूक बोल रहा है, हाँ। उनको बड़ा वाला वो बंदूक चलाने नहीं आता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान इज फेसिंग, कि तुम्हारा जो एनिमी है वो ना ही खतरनाक है, हम्म। बल्कि उससे बड़ी डेंजरस बात यह है कि वो बेवकूफ़ भी है। सो वो क्या करेगा यू डोंट नो। हम्म। आप क्या वॉर गेम्स करोगे उसके साथ, मतलब क्या वॉर गेम्स जब पेपर पे बैठ के बनाओगे तो क्या बनाओगे, बिकॉज यू डोंट नो कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं और कर सकते। तुमसे ज्यादा ब्रूटल भी है। तुम सारा ब्रूटल है। जो आईएसएस को क्रश कर सकता है वो। मतलब जिससे आइसिस डर जाए। तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तो हाँ। बेसिकली वो टीटीपी को नहीं टारगेट करेंगे कभी। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश करी है पिछले 1-1.5 साल में। अच्छा।
आईएसआई चीफ तक ने जा करके रिक्वेस्ट करा है। टीटीपी को वो बिल्कुल कुछ नहीं करता, वो टीटीपी एट को, बेस्ट ये बोलता है कि भैया नेगोशिएट करवा सकते हैं। क्योंकि जब अफगान तालिबान जब भाग रहा था अफगानिस्तान से, जब अमेरिका आया उसामा की खोज में, तो उस समय तो अफगान तालिबान की लीडरशिप काबुल छोड़ के भाग रही थी ना पाकिस्तान की तरफ, बॉर्डर की तरफ, अपनी जान बचा करके। जब बॉम्बिंग्स चल रही थी, कारपेट बॉम्बिंग्स हो रही थी, तोरा बोरा की पहाड़ियों में बॉम्बिंग्स हो रही हैं, तो जिस समय ये भाग रहे थे, उस समय जो पहले 5 सुसाइड अटैक्स अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर किए, वो टीटीपी ने किए थे अफगान तालिबान के लिए। अच्छा। जब इन्होंने सक्सेसफुली 4-5 सुसाइड बॉम्बिंग्स की, जिसमें कि 100 से ज़्यादा अमेरिकन मारे गए, या अमेरिकन या नेटो के जो उनके एलाइज थे, या बाकी के जो अफगान इनके सपोर्टर्स थे, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आया अफगान तालिबान में, यार अगर टीटीपी वाले इनको मार सकते हैं तो हम भी मार सकते हैं, तो वी शुड ऑल्सो फाइट। तो ये बहुत बड़ा एहसान है, और उनकी जंग में टीटीपी ने इनको बहुत सपोर्ट किया, और बहुत इफेक्टिवली सपोर्ट किया है, बना दी है बेसिकली। और जिन जिन एरियाज पे इनका कब्जा था पाकिस्तान के अंदर, वहाँ वहाँ इनको शेल्टर दिया। तो टीटीपी के इतने एहसानात हैं अफगान तालिबान के ऊपर कि वो कभी भी अफगान तालिबान उनको नहीं करे। आईएसआई चीफ फैज़ हमीद ने जा करके उनसे इतना रिक्वेस्ट करी थी कि आप बस एक बयान दे दो, मुल्ला हिबतुल्लाह से कहा, आप बस एक बयान दे दो कि जो लोग भी, पूरी पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे रहने वाले मुसलमान हैं, वहाँ के हुक्मरान मुसलमान हैं, वहाँ की आवाम मुसलमान है, और वो इस्लामी जमहूरियत है, तो कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, या वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करता है, या वहाँ पे लोगों को मारता है, इनोसेंट्स को, वो ये जो अमल है, ये गैर इस्लामी है। बस आप इतना बोल दो कि ये गैर इस्लामी काम है, और आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, ये हकीकत है कि वो सारे मुसलमान हैं वहाँ पे। मुल्ला हिबतुल्लाह ने नहीं बोला, कहा मैं इसको गैर इस्लामी नहीं बोलूँगा। तो बोले ये गैर इस्लामी थोड़ी, अगर हुक्मरान अगर करप्ट है, मुसलमान है तो क्या हुआ, अगर वो करप्ट है, वो दीन पे नहीं चल रहा। अब ये उल्टा हो गया है, मतलब अब वो इस्लाम सिखा रहे हैं पाकिस्तान वालों को। हाँ, पहले उन्होंने सिखाया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे बोल दूं गैर इस्लामी है ये, गैर इस्लामी नहीं बोलूंगा। नहीं बोला उसने, आज तक नहीं बोला। इन्होंने बहुत सारे वहां पे मौलवी ढूंढे कि कोई अफगान मौलवी ये बात बोल दे जिसको कि हम सर्कुलेट करा देंगे, किसी अफगान मौलवी ने नहीं बोला। ट्राइबल कोड। इन्होंने फिर पाकिस्तान में मौलवियों से फिर इन्होंने प्रेशर डाला कि भाई आप बयान दो। इनको पाकिस्तान में मौलवी नहीं मिल रहे थे जो बोले कि टीटीपी जो कर रहा है वो गलत है, नहीं तो उसको उड़ा देंगे। तो इन्होंने फाइनली एक बंदा पकड़ा जिसने कि स्टेटमेंट दिया, क्योंकि इनके पास कुछ वैसे भी तो मौलवी है ना जिनकी फाइलें इनके पास है, जिनकी वीडियोस हैं, जिनकी ऑडियोज हैं, तो उनको फिर ब्लैकमेल करके उनसे बयान दिलवाए। तो जो टीटीपी की तरफ से बयान आया, वो टीटीपी ने साफ अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये जो मौलवी हैं पाकिस्तान के, जो हम जो कर रहे हैं उसको गैर इस्लामी बोल रहे हैं या एंटी इस्लाम बोल रहे हैं, या तो अपना मुंह बंद रखें, या आकर के हमसे मिले और हमसे डिबेट करें, और हम इनको प्रूफ करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो गैर इस्लामी नहीं है। बिना हमसे डिबेट किए, बिना हमसे बात किए आप कैसे कह सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गैर इस्लामी है? अगर आप डिबेट नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखें। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो ये है प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। अच्छा। ये जो चीज़ की है ना इन्होंने अफगानिस्तान में, जो गवर्नमेंट गिरा करके, अब सबने बदला लेना है ना। जिसके जिसके पैसे डूबे हैं उन्होंने अपने पैसे वसूलने हैं ना। किसके पैसे डूबे हैं मतलब? अमेरिका के भी पैसे डूबे हैं, बाकी कंट्रीज के भी डूबे हैं, भाई सबने तो पैसे दिए। आपको लगता है कि जैसे अमेरिका जैसे पहले इतना दरिया दिल था, तो अब क्या वो हाथ खींच लेगा या क्या है उसका कहाँ से अभी हाथ स्टैंस खींच क्या लेगा? है? अभी तो दे ही रहा है, वो सपोर्ट कर ही रहा है पूरा किसको? पाकिस्तान को। आई मीन एक या जस्ट टू कीप इट अफ्लोट? मतलब यही है कि मतलब वो उनको बस अफ्लोट रख रहे हैं, बिकॉज एक ये तो हकीकत है ना कि वो एक न्यूक्लियर पावर है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और जिस तरह की सोसाइटी है, जितनी रेडिकल सोसाइटी है, और जिस तरह के नेबर्स और जिस तरह के प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उस
पूरी टेरिटरी में, उस पूरे गेम में। हम्म। वेस्ट डरता तो है ही है कि यार अगर ये एकदम ही यहाँ पे मतलब बिल्कुल ही वाइल्ड वेस्ट हो गया ये अगर, और ईरान भी कोई अच्छा दोस्त है नहीं, तो सबसे बड़ी दिक्कत वो है। हम्म, तो बिल्कुल ही अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी तो फिर क्या होगा। हम्म। तो आप उस वर्स्ट के सिनेरियो से भी डरते हैं ना। तो बेसिकली वो तड़पा रहे हैं लेकिन मरने नहीं दे रहे। ये तो है। वो तड़पा रहे, मरने नहीं देंगे। लेकिन कितना क्वांटम जो चाहिए, मैं पढ़ रहा था कहीं पे $50 बिलियन जस्ट टू सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 2 years, ऐसा कुछ फिगर मेरे सामने आया है। अब इतना पैसा कौन देगा इनको? देखिए $50 बिलियन मतलब ठीक है, हमारे हमको सुनने में बहुत लगता है, बट जब आप कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ की बात करते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो नहीं हो सकती। अगर वो अपनी, कहते हैं ना, अपना अगर अपनी हरकतों से बाज आ जाए और कहते हैं ना कि बंदे के बच्चे बन जाएं, हम्म। तो वो मैनेज हो सकती है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है, नहीं हो सकती मैनेज। हम्म। वो हो सकती हैं। आप इंपोर्ट्स कम करें, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, और जो लग्जरी आइटम्स आप, नॉन एसेंशियल लग्जरी आइटम्स आप जो बिलियंस के आप मंगाते हैं, वो सब आप बंद करिए। और अपने यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस हमारे यहाँ भी तो चल रहा है ना, तो हम भी तो बेसिकली इसी रीजन के रहने वाले हैं। हम्म। तो कि अब हमारा एक माइंडसेट है ना कि जो पैसे वाला है वो चोर है। हम्म। दुनिया में आप जाइए तो आप ये देखते हैं कि जो पैसे वाला है, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यार लेकिन यहाँ पे चोर होते भी तो हैं ज़्यादा, क्योंकि हम्म, मतलब एक सिस्टम का भी एक वीकनेस है, उसकी वजह से यार आप ये क्रोनिज्म नहीं है। कह सकते। यार आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आदमी है यार, वो, अब मैं अडानी की बात करूं, अडानी जमीन से उठा है। हम्म। अडानी जमीन से उठा है, उसने स्क्रैच से एक चीज क्रिएट की, वो सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, उसने काफी कुछ अचीव किया। बिल गेट्स है, बिल गेट्स का बाप बिल गेट्स नहीं था ना, वो एक ज़मीन से उठा। हम्म। उसने एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर शुरू किया, फिर उसमें और भी उसने पैसे कमाया, उसने टाइम के साथ इनोवेशन किया, टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया, और वो पैसे बिलियनियर बन गया वो। तो क्या बिल गेट्स को अमेरिका में वैसे ही हेट करते हैं जैसे अडानी को यहाँ पे करते हैं? अब तो करने लग गए हम्म, बिल गेट्स को, ठीक। लेकिन उसकी वेल्थ की वजह से नहीं, और कामों की वजह हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो अमेरिकन है, से। एक ऑर्डिनरी, माइंडसेट की दिक्कत है, हाँ। वो नहीं करते ना। तो दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है उन देशों में कि यार ही हैज़ अचीव सो मच, सो पीपल हम्म। लुक अप टू देम, बिल्कुल। यार आई हैव टू बिकम लाइक हिम। वो एक इंस्पिरेशन की तरह इंस्पिरेशन लिया की तरह जाता देखते। है। हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर पड़ोस में भी अगर किसी ने अचानक से कोई अच्छी गाड़ी ले ली ना, तो सबके दिमाग में आता है जरूर कोई गलत काम कर रहा है। इसने इतनी महंगी गाड़ी कैसे ले ली? हाँ। कुछ ना कुछ तो 420 ही कर रहा है ये हमारा कलेक्टिव माइंड, नेशनल माइंडसेट हो गया है ये, बिल्कुल। जिससे हमको बाहर निकलना चाहिए। अडानी अगर बहुत पैसे वाला हो गया है तो यार अप्रिशिएट करो, पता करो कि वो कैसे हुआ है, उसने कौन सा बिजनेस शुरू किया था, उसने क्या ऐसी चीज़, उसने इनोवेशन वो उसमें लेके आया। ठीक है, कहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया, अगर स्टॉक्स में भी किया तो कौन से स्टॉक्स में किया, क्या सोच के किया होगा। आप उसको स्टडी करो, आप उसकी तरह बनने की कोशिश करो। यार आप खुद मोटरसाइकिल पे चलते हो और आप नारे लगाते हो अडानी के खिलाफ, ठीक है, कि वो चोर है। अगर वो चोर है तो ये बात इस देश में सिर्फ आपको या आप जिनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनको पता है, और किसी को नहीं। ये सेम माइंडसेट पाकिस्तान में है, हम्म। क्योंकि इमरान खान ने इस चीज़ को लोगों के दिमाग में डाला। अब नवाज शरीफ का बाप अरबपति था। नवाज शरीफ का मियाँ मोहम्मद शरीफ जो था, नवाज शरीफ का बाप, मियाँ मोहम्मद शरीफ जो है वो बिलियनियर था यार, वो अरबपति था। इत्तेहाद फाउंड्री की जो फैक्ट्री है, जाके जरा उसको देखे तो कोई कि यार वो, जब नवाज शरीफ जब बच्चा था उस समय इत्तेहाद फाउंड्री की जो का जो स्ट्रक्चर था वो कितना बड़ा था हम्म। उसकी फैक्ट्री का। So people basically don't appreciate the successful businessmen that they have। तो पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम है हम्म। कि वहाँ पे जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो चोर है, उसने चोरी की है। वेल्थ क्रिएटर्स जो हैं, जो आपके यहाँ वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो सब के सब चोर हैं। तो पाकिस्तान में सिचुएशन ठीक हो सकती है, वो कुछ मेजर्स लें इस तरह के, प्लस ये जो उन्होंने अपने जो ब्लंडर्स किए हैं इनको रेक्टिफाई करें। इमरान खान टाइप पिछले 6 साल से तो उसने इकॉनमी नहीं चलने दी है पाकिस्तान की।
नवाज शरीफ की पूरे 5 साल की गवर्नमेंट में सड़कों पे रहा, हम्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसने रोक के रखी। चाइना के प्रेसिडेंट को, शी जिनपिंग को आना था, उसने वो कैंसिल करा दिया। इतना डिस्टेबलाइज रखा पूरी कंट्री को। थैंक यू। हाँ, और उसमें पूरा रोल किसका था? वो राहील शरीफ और जनरल बाजवा का था। हम्म जब वो गवर्नमेंट में आ गया तो उसके बाद भी उसने वही काम किया। पहले उसने सीपेक के प्रोजेक्ट्स उसने डीरेल कराए, फिर सऊदी अरेबिया से रिलेशंस खराब किए, फिर अमेरिका से भी वो जिहाद लड़ने निकल गया। हम्म मतलब सबके साथ उसने बिगाड़ ली। जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स थे आपके यहाँ, जो आपको पैसे देने वाले लोग हैं, जो आपके इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, सबके सब नाराज आपसे। हम्म तो वो उसने डैमेज किया। अच्छा, फिर जब वहां से निकला बाहर, फिर से वो ही सड़कों पे बैठा हुआ है। हम्म पिछले 1 साल से आप देखो, उसने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई कुछ नहीं होने दिया। वो डेली सुबह शाम तकरीरें कर रहा होता है, कभी जलसे कर रहा होता है, कभी जुलूस कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। तो यार, आप ये सब मिस्टेक्स आप रेक्टिफाई करो ना। लेकिन कितनी बड़ी अचीवमेंट है उसकी कि उसने इतने एक बड़े सेक्शन को, इंक्लूडिंग इन पंजाब, जहाँ पे उसने मतलब आर्मी के खिलाफ नारे लगवा दिए। ये बात सलीम साफ़ी, एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, जियो न्यूज़ पे उनका एक प्रोग्राम आता है जिरगा। हम्म वो भी पश्तून है। तो सलीम साफ़ी साहब ने ये बात जनरल बाजवा से कही थी कि अच्छा। जब आप जनरल बाजवा के घर गए थे, वो जनरल बाजवा के घर पे उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप देखिए, आप इस शख्स को ले तो आए हैं, बट मुझसे आज आप ये बात लिखवा लीजिए कि ये बंदा नवाज शरीफ और जरदारी को आपसे माफ़ी दिलवा देगा, ठीक है? और ये बंदा पंजाब में पीटीएम खड़ी कर देगा, याद रखिएगा। हम्म पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, जो कि फ़ौज के खिलाफ नारे लगाती है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, हम्म इसने कहा कि पंजाब में पीटीएम खड़ी कर देगा। और 3.5-4 साल के बाद वही हुआ, हम्म जो बात उन्होंने 4 साल पहले कही थी कि उसने नवाज शरीफ और जरदारी को माफ़ी भी दिलवाई फ़ौज से। वो दोनों उनकी नज़र में अच्छे हो गए। हम्म और जो आपने बात कही कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ पंजाब में नारे लगवाए उसने, मतलब जो सोच भी नहीं सकते थे। टैंकों पे चढ़ के लोग नाच रहे हैं हाँ, पाकिस्तान आर्मी की। रावलपिंडी में भी हुआ है ये। रावलपिंडी में हुआ है, पेशावर में हुआ है, आपके उधर सियालकोट में किया इन्होंने, हम्म सब जगह किया है इन्होंने। ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये देखिए आज नहीं कल होना लेकिन है। मेरे को ऐसा लगता है हम्म, कि ये बंदा अगर वापस आ गया हम्म। किसी भी नहीं तरीके, आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा। ये मैंने लेकिन आपको अगर आ गया तो पाकिस्तान बच मैंने जाएगा। आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था नहीं आएगा। अभी तक तो नहीं आया है। मैं आपको इस प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा। मैं कोई मतलब मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक हाँ, मैं उस ट्रेंड तो बिजनेस में, रहा है। मैं वो भविष्यवाणी वाले बिजनेस में नहीं हूँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से, जिस रोड पे ये जा रहे हैं ना, ही वॉन्ट बी कमिंग बैक। अच्छा। अब एकदम ही कोई यू टर्न मार ले, अब आर्मी का तो वही है, देखो शरीफ को हटाया, उसको ले आर्मी अब आए। इसको ट्रस्ट नहीं करने को तैयार है। गिव टाइम। बिकॉज आर्मी को ये है कि यार बाजवा ने इसके लिए क्या नहीं किया, हम्म बाजवा ने इसके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया इसके लिए। इसको चीट करते हुए इसकी बीवी ने इस्लामाबाद के F9 सेक्टर में पकड़ लिया। कौन सी बीवी भाई, पहले ये ये बताओ। अभी जो है बुशरा बीवी, अच्छा। जो पीरनी जो है, पीरनी वाली, हाँ, हाँ। अच्छा। इसने इसको दूसरी औरत के साथ चीट करते हुए F9 में पकड़ा, F11 में, सॉरी, अच्छा। F11 में पकड़ा इस्लामाबाद में। और बाजवा ने फैज हमीद को भेज के इसको बचवाया वहां से। मतलब फैज हमीद ऑफ ISI। ISI चीफ जा करके उसने सुलह सपाटा कराया इसकी बीवी के बीच F11 में। और उसके बाद उसने, फैज हमीद ने इनको समझाया कि खान साहब आप कहीं भी जाया करें तो अपना मोबाइल एक जगह रखा करें क्योंकि मोबाइल से लोकेशन जो है हम ट्रेस करते हैं। हाँ। हम्म। तो अगर आप कहीं जाना है आपको, तो आप ये परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, आपके ये जो हैं चट्टे बट्टे, इनके मोबाइल और अपना मोबाइल किसी एक जगह पे रख करके फिर आप कहीं चले जाया करें, आपको जहाँ जाना हो। लेकिन क्या देश है, मतलब वो लोग आर्मी चीफ का वो ऑडियो तक लीक हो गया है ना, जिसमें वो बोल रहा है कि यार मैंने इसके अभी तो लिए इमरान खान का वीडियो लीक भी होना है। वीडियो लीक।
का मतलब ऑडियो, वीडियो का ऑडियो तो आ गया है, उस वीडियो थोड़ा बहुत जो भी आया है, लेकिन वीडियो भी है। क्या गजब का देश है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के भी वीडियो लीक हो रहे हैं, आर्मी चीफ के ऑडियो लीक हो रहे हैं। वीडियो जब आएगा ना तो आप देखिएगा कि अ, बहुत से लोगों को बिलीव नहीं होगा पाकिस्तान में। क्योंकि जो ट्रांसजेंडर के साथ वीडियो। ट्रांसजेंडर के साथ तो जो खान साहब की वीडियो है वो तो है ही है। हाँ। एक उनकी अपनी पार्टी के मिनिस्टर के साथ भी उनकी वीडियो है। आदमी है या औरत? आदमी है, ओ। तो वो भी वीडियो आएगी। मतलब ऑलवेज, मतलब ही जहां स्विंग्स ऑलवेज। स्विंग्स ऑलवेज। ओके। तो वो आएगी वीडियो। और ये टाइमली क्यों कर रहे हैं ये इसको, मतलब झटके, मतलब झटका नहीं देखिए कर रहे हैं, आसिम हलाल कर मुनीर, रहे हैं। देखिए जनरल आसिम मुनीर जो है ना वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर है। हम्म। और ये ही बहुत ही काफी टाइम बाद हुआ है या पहली बार हुआ है जब इंटेलिजेंस के ऑफिसर को नहीं हो आर्मी? चुका है हो ऐसा। चुका है, अच्छा। हाँ, तो ये मतलब ही नोज द क्राफ्ट, ही नोज द गेम, ही हम्म। नोज हाउ टू प्ले इट। तो ये धीरे 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 जो चीज़ इतने सालों में बनी है ना वो एक झटके में डिस्ट्रॉय होगी नहीं। हम्म। तो ही नोज कि इट विल टेक टाइम एंड द राइट वे टू डू इट इज कि आप उसको ग्रेजुअली करें, धीरे धीरे पुश करें। एक झटके में पुश करेंगे ना तो लोगों की सिंपैथी आएगी। थोड़ा टाइम लेंगे ना तो एक तो सपोर्टर्स में फटीग भी आता है। यार तुमने कहा लोग निकल गई आवाम सड़कों पे पिछले साल फरवरी में मार्च में, हम्म। फिर अप्रैल में निकल गई, फिर मई में निकल गई, फिर जून में निकल गई, फिर जुलाई में निकल गई। यार कितनी बार निकलेगी? बंदे ने काम भी करना होता है, घर भी पालना होता है, पढ़ाई भी करनी है अगर स्टूडेंट्स हैं, यंग हैं तो दे आर बेसिकली क्रिएटिंग, कहते हैं ना कि फटीग क्रिएट कर रहे हैं वो। और इसने महान कार्य किया कि और आसिफ मुनीर से भी पंगा और लिया। हर महीने, हर 20 दिन, एक महीने पे एक छोटा सा ऑडियो फेंक देते हैं वो। फिर एक महीना वो चलता है, फिर एक महीने बाद एक और ऑडियो, फिर एक ऑडियो। फिर अब धीरे धीरे क्या होगा, बस इंटेंसिटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कि जो अभी 30 दिन पे आते थे अब वो 20 दिन पे आएंगे, फिर हम्म। 15 दिन पे आएंगे, फिर 10 दिन पे आएंगे। फिर जैसे जैसे ये टाइम नज़दीक जाता रहेगा ना, ऑडियो से तो वीडियो। जब इमरान खान की डिसक्वालिफिकेशन का वर्डिक्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट से, हाँ। वो चाहे जून में आए, चाहे जुलाई में आए, चाहे अगस्त में आए, उसने डिस्क्वालीफाई होना है। या तो वो टीरियन वाइट जो उसकी एक बेटी है जिसको वो ओन नहीं करता था, उसका केस हो, अगर वो या तो उसमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे, या फॉरेन फंडिंग के केस में डिस्क्वालीफाई कर देंगे, जो मैंने आपसे पिछले एपिसोड में भी बात की थी, हम्म। या किसी और केस, बहुत सारे केसेस हैं उसके खिलाफ, तो किसी ना किसी में डिस्क्वालीफाई कर देंगे वो। बकरा तो हलाल हो जब रहा तक है मतलब। जब डिस्क्वालिफिकेशन वाला वर्डिक्ट आएगा तब तक इतनी ऑडियोज, इतनी वीडियोज आ चुकी होंगी मार्केट में कि फिर इमरान खान के लिए जो होती है ना कि वो एक ठीक है, एक जेनरिक सी सिंपैथी ही रह जाएगी लोगों में। मोरल हाई हॉर्स जो है वो। वो नहीं यार, वो तुम हाथ में जो है वो लेकर के तस्बीह, और तुम वो जो बनता है ना वो अमीर ऑफ रियासत मदीना, हम्म। वो नहीं रह जाएगा फिर। क्योंकि जो रियासत मदीना चला रहा है, ही कांट बी स्लीपिंग अराउंड विद मेन, विमेन एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है, बाय द वे उसकी सज़ा रियासत मदीना में मौत है। पब्लिकली। पब्लिकली। और एक काम और हो रहा है। इसने तो जो आपने बताया कि 8-10 में से 8 जो नाम लिखे थे इसने कि इनको फांसी पे टांगूंगा मैं, हम्म। उसमें से 8 तो इसके मंत्री थे। हाँ। अब जो इसके लोगों के साथ हो रहा है, एक शेख राशिद जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे। शेख रशीद जो है ना, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ना बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि शेख रशीद कोई बहुत तोप चीज़ है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता था 1992 में जब ये वर्ल्ड कप वो जीते थे। वो स्पोर्ट्स, वो 16 बार मिनिस्टर रहा है। हाँ। परवेज 16 मुशर्रफ टाइम्स में भी था वो। ही हैज़ बीन अ मिनिस्टर 16 टाइम्स। हम्म। और उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स है। मौसम वैज्ञानिक है, और मतलब वो टॉप का ही वो वहाँ एक का। कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स है उसकी, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी रावलपिंडी। हाँ। अरे। ठीक है, वो रावलपिंडी से इलेक्शन जीतता है वो। हाँ। तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो गवर्नमेंट जिसकी आएगी उसने कहीं ना कहीं फिट होना है। और वो बेसिकली बूट पॉलिशिया है वो। अच्छा। एंड ही नोज नथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, ही नोज नथिंग अबाउट एनीथिंग।
बड़बोला है, बाकी ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों के खिलाफ जो इसके बिल्कुल खास हो गए थे, फवाद चौधरी को अभी उठा के ले गए थे। फवाद चौधरी को उठा के लेके गए हैं बिकॉज फवाद चौधरी वाज, ये बहुत इनको नेल्सन मंडेला बनने का शौक था। उसको एंड क्या ही बोलते हैं, वाज डब्बू? डब्बू जी। डब्बू जी। यस। ये क्या? सो उसको नेल्सन मंडेला बनने का, रिवॉल्यूशनरी बनने का बड़ा शौक था, और हम्म, ही हैज बीन मतलब पंचिंग अबव हिज वेट। इमरान खान के साथ वो बिल्कुल पाकिस्तान, नया पाकिस्तान ये हो हम्म, जाएगा। अरे उसके कई सारे ऑडियोज आई ना जिसमें वो लोगों से बात भी कर रहा है कि हम्म, इमरान खान को तो आउट करने वाले हैं, तो उसका इधर है उसको, तो फिर तो मसला ही है, फिर तो लोग सड़कों पे होंगे, फिर दंगे ही होंगे, फिर तो जंग ही होगी। हम्म, तो इस तरह की जब आप बात करेंगे कि इमरान खान को अगर आउट किया तो जंग होगी, हम्म, तो फौज नहीं छोड़ेगी ना आपको। उसको एक मौका चाहिए था, वो मौका आपने उसको प्लेटर पे रख के दिया है। आपने आपने कहा है कि अगर ये जो इलेक्शन कमीशन है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये मुंशी है नवाज शरीफ का, हम्म, और इसको ये हुक्म देता है और ये उसकी हुक्म बजाता है, और अगर इसने ये नहीं सुधरा तो हम इसके फैमिली और इसके ख़ानदान तक हम पहुंचेंगे। तो व्हेन यू से कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फैमिली तक जाएंगे, उसके ख़ानदान को हम पकड़ेंगे, तो फिर तो वो तो टॉलरेट नहीं होगा। उनको आपने दे दिया रीज़न, अब हो रही है खातिर। ये इनको ये जिस तरीके की बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट करते हैं ना ये। आदत पड़ी, देखिए 4-5 साल से कोई अकाउंटेबिलिटी थी नहीं, 6 साल से, हाँ। ठीक है। 6 साल से कुछ भी बोल करके निकल जा रहे थे। शेख रशीद ने स्टेज के ऊपर खड़े होकर के क्या कहा, आपने देखा वो बहुत पॉपुलर वीडियो, उसने स्टेज पे चढ़ के, जब तहरीक लब्बैक वाले जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, हम्म, तो खादिम हुसैन रिजवी उस समय जिंदा था। खादिम हुसैन रिजवी प्रोटेस्ट कर रहा था, तो ये स्टेज पर चढ़ करके उनके टीएलपी वालों के फैजाबाद में कह रहा था कि जला दो, गिरा दो, आग लगा दो, पूरे मुल्क को आग लगा दो। मतलब ही वॉज प्रोवोकिंग पीपल, ठीक है। उसके खिलाफ उस समय कुछ नहीं हुआ था। हम्म। तो नहीं। आपको ये लिबर्टी 7-8 साल रही है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, हम्म, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, आप पीटीवी पे हमला कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गेट्स पे आप सलवारें टांग सकते हैं। ये किया है हाँ, नहीं। आप पार्लियामेंट के ऊपर सलवारें टांग सकते हैं, आपको जो दिल करता है आप करें, तो आप करते रहे। अब ये इनको आदत पड़ी हुई है, उनके मुंह से निकल गई, वो देखते हैं मीम चलता है, हाँ, भैया मेरे मुंह से गलती से निकल गई। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही है, इनके मुंह से निकल गई गलती से। अब उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस तब नहीं थे, अब हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अब आर्मी वाले उसको बेशक ना पकड़ रहे हो, अरेस्ट नहीं कर रहे हैं इमरान खान को, दे लेकिन इसके डोंट जो, वांट हिम टू गेन सिंपैथी। हाँ, इसके जो साथ वाले हैं उनको एक एक करके निपटा रहे हैं। निपटा रहे हैं वो इसमें से। ये आप देखिएगा इलेक्शन से पहले ना, पीटीआई की 50 to 70% जो करंट लीडरशिप है, ये पीटीआई में नहीं होगी। अच्छा। या तो ये पीपल्स पार्टी में होगी, या पीएमएल-क्यू में होगी, या पीएमएल-एन में होगी। जो अभी इलेक्शन है ना कुछ महीने में, अक्टूबर में। अक्टूबर में है। तो इलेक्शन से पहले पीटीआई की जो लीडरशिप है, 70% तक लीडरशिप नहीं रहेगी पीटीआई में। हम्म। तो एक चांस है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जा सकता है। नवाज शरीफ वापस आएंगे, अच्छा। दफन तो ये लंदन में नहीं होना उन्होंने। नहीं नहीं, बट मतलब कि देश बट के प्रधानमंत्री के बट रूप में। देश के प्रधानमंत्री के रूप में उसके लिए लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी ना। तो आपको सुप्रीम कोर्ट का, या तो आप कानून चेंज करें, या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई नया वर्डिक्ट दे, वो ठीक है, तो जो हो कि जाएगा। सुपरसीड करे पिछले जजमेंट को। हम्म। तो खैर ये सारी चीज़ें बड़ी इजी है, वहाँ पे की जा सकती है। इट टेक्स अ फोन कॉल। ऐसा कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, ऑल इट। लेकिन ये देखिए कि इन सब के बावजूद क्या आपको लगता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है? नहीं, नहीं हुई है ना? नहीं, तो ये कैसे मैनेज करेंगे आम आर्मी वाले? नहीं कर लेंगे मैनेज। वो पॉपुलैरिटी देखिए, पॉपुलैरिटी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना कि जो नेवर एंडिंग है। आज है, हो सकता है 6 महीने बाद नहीं रहेगा। हम्म, आज से साल भर पहले पॉपुलर नहीं था, हाईली अनपॉपुलर था जब प्राइम मिनिस्टर था, हम्म। ठीक है। हाईली अनपॉपुलर था, सारे बल्दियाती इलेक्शंस और लोकल बॉडी इलेक्शंस हार रहे थे, प्रोविंशियल जो बाई इलेक्शंस हो रहे थे वो हार रहे थे, नेशनल असेंबली के जो बाई इलेक्शंस थे वो हार रहे थे, लोग गाली दे रहे थे सड़कों पे। ठीक है। और फिर अचानक से पॉपुलर हो गया, तो पॉपुलैरिटी तो आनी जानी है।
आज है, 6 महीने बाद नहीं रहेगा। हम्म। तो उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा है ना धीरे धीरे, हर महीने जो मैं आपको बता रहा था, डोज आ रही है। डोज आ रही है, वो धीरे 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 धीरे। उनका ये है कि इसको बिल्कुल ही सपोर्टर्स को थका दो और इसको डिस्क्रेडिट कर दो, दैट्स इट। इस सारे खेल में हमारा क्या रोल है? हम दर्शक हैं। दर्शक ही बने रहना चाहिए या कुछ कुछ बिल करना चाहिए? नहीं, हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई कंट्री जो है वो खुद को आग लगाने को बेताब बैठी है, हाँ, वो बज़िद है कि नहीं मैं तो खुद को आग लगाऊंगा ही, हाँ। तो लगाए, हम क्या कर सकते हैं? जाने वाले को कौन रोक सकता है? ये आसिफ मुनीर का आपका क्या जजमेंट है इनका? आसिम मुनीर, मैं कह रहा हूँ ना कि ही इज मोर ऑफ अ इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड लेस ऑफ अ फौजी। क्योंकि पंगा तो तो इसने इससे भी लिया था। ये चाहता था कि कोई और बने चीफ आर्मी का बाजवा के बाद। तो ये भी चढ़ा ही होगा इससे। चिढ़ाए तभी तो उसको लाए हैं ना। बाजवा का प्लान है। बाजवा का प्लान नहीं है। अच्छा। हाँ, ये नवाज शरीफ का प्लान है। नवाज शरीफ का अभी भी इतना इम्पैक्ट है? पार्टी तो उसकी ही है ना, वोट तो नवाज शरीफ के नाम पे मिलता है ना, शहबाज शरीफ के नाम पे थोड़ी वोट मिलता है। हम्म। शहबाज शरीफ के नाम पे तो पता नहीं, शायद लोकल बॉडी जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, वो हम्म। भी श्योर नहीं है। तो वोट बैंक जो है वो तो नवाज शरीफ का वोट बैंक है, लोग नवाज शरीफ की शक्ल पे वोट डालते हैं। हम्म। तो तो अगले इलेक्शन में? वो पार्टी भी नवाज शरीफ की पार्टी है। अभी आजकल बड़ा ये चल रहा है ना, उसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का शाहिद खाकन अब्बासी, और इनका जो इससे पहले इसाक डार से पहले जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर था मिफ्ता इस्माइल, हम्म। ये बड़ा उछल रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि जमहूरियत नहीं है पार्टियों के अंदर, ये नहीं है वो नहीं है। तो शाहिद खाकन अब्बासी साहब अपनी खुद की सीट हारे हुए हैं, वो नवाज शरीफ को और को पार्टी कैसे चलानी चाहिए ये इसका दर्श दे रहे हैं। हम्म। मिफ्ता इस्माइल साहब एक कंपनी चलाते हैं कराची में, महाजिर है बेसिकली। हम्म। तो उनका पंजाब में कोई स्टेक ही नहीं है, वो बता रहे हैं जमहूरियत होना चाहिए पार्टी में। तो ये तो वो लोग हैं जो अपनी खुद की सीट नहीं जीत सकते, कहते हैं पीएमएल एन टूट रही है। यार पीएमएल एन टूट रही है, पीएमएल एन इज नवाज शरीफ, ठीक है, वो नवाज शरीफ की पार्टी है, वोट भी नवाज शरीफ का है। उसका अभी भी वो होल्ड है पूरा पंजाब में, बिल्कुल है। डिस्पाइट मेकिंग इनरोड्स बाय इमरान खान्स पार्टी। यार इन रोड्स, ये रोड्स, आउट रोड्स, कुछ भी कर लें, हाँ। मतलब पंजाब, मतलब नवाज शरीफ ने सियासत ही पंजाब की करी है, उसने पंजाब के बाहर सियासत ही नहीं की। हम्म। वो कभी नहीं गया सिंध में इलेक्शन लड़ने, उसका कोई लेना देना नहीं है खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान उसको नहीं चाहिए। हम्म। वो ठीक है, मतलब वो लड़ लेते हैं इलेक्शन, एक है नेशनल पार्टी, खड़े कर देते हैं कैंडिडेट, बट वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पंजाब है, हम्म। हार्ड कोर पाकिस्तानी पंजाबी पॉलिटिशियन। हम्म। और वो अभी भी कोई चेंज नहीं आया उसमें? नहीं, वो आएगा भी नहीं, बिकॉज पंजाब जीत लिया तो आपको कहीं एक भी सीट ना मिले, आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी फुल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी के साथ। हम्म। एक ट्वीट था, मैंने आपको भेजा था, काफ़ी मतलब हो गया होगा उसको थोड़ा टाइम, यार मेरा वो फ़ोन में डिलीट हो गया, जिसमें वो कई सारे एंगल थे ना कि उसकी इमरान खान ने उससे तलाक करवाया, उसके बाद उससे शादी करवाई। मतलब 3-4 ऐसे एंगल आए थे कि मैं नाम भूल रहा हूँ। पिंकी पियरने की। नहीं नहीं, पेड़नी वाला नहीं था वो, 2-3 और उसके साथ में लोग थे हम्म। कि उनके रिलेशनशिप का था कि कैसे एक के साथ उसने तुड़वा दी, उसके बाद फिर दूसरे से शादी कर ली, फिर दूसरे ने तीसरे से तुड़वा दिया था। वो एक एंगल था, एक ट्वीट था, काफ़ी अच्छा था। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया था कि ये क्या रिलेशनशिप, किसके साथ कौन क्या कर रहा है। नहीं, एक्चुअली ये जो पिंकी है ना, इसने पहले इमरान खान से कहा कि आप मेरी छोटी बेटी से शादी कर लें, अगर पेरनी ने कहा? पीरनी ने कहा हाँ। आप मेरी छोटी बेटी से शादी कर ले अगर आपको वजीर आजम बनना है तो इमरान, मतलब ये जब कहा, जब इसके साथ शादी कर ली थी? नहीं, पहले की बात है? इससे शादी करने से पहले हाँ। इसने बोला कि आप मेरी छोटी बेटी से शादी कर लें अगर आप वजीर आजम बनना चाहते हैं तो मैंने ख्वाब में देखा है। तो
इसने मना कर दिया, इसने कहा कि नहीं, वो मेरे से बहुत छोटी है, आपकी जो बेटी है 25 साल लमसम छोटी है मेरे से। तो इसने पिंकी पीरनी ने कहा कि ठीक है, तो फिर आप मुझसे शादी कर लें। हम्म, तो कहे ठीक है, कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि वो एक कुछ पैसे वैसे या कुछ देते हैं ना शादी के, मेहर की रकम देते हैं। महर। तो इन्होंने पूछा कि भैया आपको क्या चाहिए। तो पिंकी पीरने ने कहा कि आप बनी गाला वाला घर दे दे मुझे मेहर में। हम्म, मैंने कहा ठीक है, दे देता हूँ। तो इसने उसको बोला ओन चौधरी। ओन चौधरी इसका बेसिकली एक तरीके से शैडो था इमरान खान का। तो ओन चौधरी को बताया कि यार इसके कागज़ वगैरह मंगा लो और मैं उससे शादी करूँगा, और ये बनी गाला वाला जो घर है वो मांग रही है वो, और उसको दे दो। तो ओन चौधरी ने कहा कि पागल हो गए हो क्या, बनी गाला का ये इतना बड़ा घर उसको, मतलब ये कौन देता है। हम्म, तो कहते हैं कि दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, ऐसे बहुत बन जाएंगे ये। कहते हैं नहीं फिर भी ज़्यादा है, ऐसा कैसे। तो ओन चौधरी ने बेसिकली वो डील कॉल ऑफ कराई, और उसके बदले में जो इनका घर अभी जिस घर में बैठे हैं लाहौर में ना, जमान पार्क वाला घर हम्म, जहाँ पे आजकल रहता है, वो जमान पार्क वाला घर फिर बुशरा को, पिंकी पीरनी को दिया गया। और वो देने के बाद फिर इनकी शादी हुई। एनीवे, तो शादी इनकी हो गई, और उसके बाद भी खान साहब तो आपको पता ही है, शौकीन आदमी। तो एक ऑडियो जुल्फी बुखारी की पिंकी पीरनी के साथ भी लीक हुई। ये कौन है जुल्फी बुखारी? जुल्फी बुखारी, जब ओन चौधरी को हटाया इसने, बुशरा ने हाँ, ओन चौधरी को इमरान खान के पास से हटा दिया। हटा दिया, बोला कि इसके होने से आपकी ज़िंदगी में नहुसत फैलेगी। ठीक है, तो उसको हटा दिया इमरान खान ने। हाँ, तो उसकी जगह जुल्फी बुखारी ने ले ली। जुल्फी बुखारी आप कभी देखिएगा, हैंडसम स्मार्ट सा लड़का है, शिया है, मतलब ईरानियंस के काफ़ी करीब है वो। अच्छा। यूके में रहता, लंदन बेस्ड था पहले। तो जुल्फी बुखारी, जब ये इमरान खान साहब पहले लंदन वगैरह जाते थे तो इनकी ड्रग पार्टीज, रेव पार्टीज वही करता था हम्म, जुल्फी बुखारी। और तो इनको जो है खान साहब को उसने बोला कि खान साहब मैं सब करता हूँ मैनेज ये वो। तो इनके घर के जो मामलात थे वो जुल्फी बुखारी देखता था, उसकी ऑडियो लीक हुई थी। अच्छा। तो पिंकी पीरनी उससे बात कर रही थी कि मैंने सुना आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है। हम्म, वो ऑडियो पड़ी है, मतलब आप सुन लीजिएगा। फिर भी तो सार बता दो। हाँ, तो उसमें उसमें बेसिकली जुल्फी बुखारी एंड पिंकी पीरनी वर हैविंग अ गुड टाइम। हम्म। फिजिकली? नहीं, ऑन ऑन अ फोन कॉल। सेक्सटिंग? वो भी नहीं कह सकते उसको एग्जैक्टली, बट इट वाज मोर ऑफ अ रोमांटिक कॉन्वर्सेशन। ओके। हम्म। हाँ। कि आप मुझसे इतना दूर क्यों है, और ये दिस एंड अच्छा। दैट। हम अच्छा। एनीवे, तो दिस ऑल हैज बीन गोइंग ऑन। तो जो आप वो फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं ना, हाँ, जिसका कि वो किसी, फ्लो चार्ट ही था। तो जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे ना, तो वो मतलब उसमें हेक्सागोनल एक्चुअली शादियां हुई हैं कि आप इससे तोड़ के इससे शादी कर लो, इसके तोड़ के इससे शादी कर देखिए लो। पाकिस्तान में एंड जितनी, एवरीबडी हैज स्लेप्ट विद एवरीबडी। देखिए पाकिस्तान में जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं या इस तरह के लोग हैं, सब ने दो दो तीन तीन चार चार शादियां कर रखी हैं। हाँ। बट दुनिया के सामने एक ही शादी है। ठीक है, मोस्टली जो एलीट है ये उसका वतीरा है वहाँ पे। जो पाकिस्तानी स्पेशली जो पॉलिटिशियंस बड़े हैं, बिजनेसमैन हैं, और सीनियर बहुत फौजी हैं। हम्म, तो मतलब एक बीवी है जो सबको पता है, और तीन बीवियां, एक कराची में, एक सियालकोट में, एक पिंडी में है, एक कहीं है, एक कहीं है। तो इस तरह से तीन चार बीवियां सबने रखी हुई हैं। हम्म, तो उसमें से कभी कोई किसी को तलाक दे देता है, वो कहीं और शादी कर लेता है। तो पाकिस्तानी मतलब सियासत में जो इमरान खान की जो कॉन्वर्सेशन लीक हुई थी, अ, आप उसमें सुनिए, उसमें क्या बात कर रहे हैं। द लेडी इज आस्किंग, कैसे तुम्हारा उसके साथ भी कुछ चल रहा है क्या, अच्छा कशमाला के साथ भी है क्या, अच्छा उसके साथ तो नहीं है तुम्हारा कुछ। हाँ, तो आई मीन सो मेनी थिंग्स। तो वो सोसाइटी एट लार्ज, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी सोसाइटी पूरी वैसी है, बट जो एलीट है पाकिस्तानी सोसाइटी में, हम्म, वो इस काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और एक बहुत कैजुअल सी चीज़ है उनके लिए ये, मतलब एवरीबडी डज इट, हु डजंट डू, कौन नहीं करता ये, इस टाइप का है।
गजब देश है। चलिए वैभव भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो और मच। जब इलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे और सारी वीडियो वीडियो आने लगेंगी जी। तो इंशाल्लाह फिर एक संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।